हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टाइम्स फिजियो। ये हमारा पहला शो है जिसको हम पॉडकास्ट के रूप में कर रहे हैं। तो टाइम्स फिजियो जो हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, अभी रिसेंटली में हमने 11,000 फॉलोवर गेन किए हैं और साथ ही सर ने भी अभी 100 वर्कशॉप पूरी कर चुके हैं कपिंग थेरेपी में। तो हमारा अभी हमारा फिजियोथेरेपी को लेके एक ही सिंपल मोटिव है कि अगर किसी भी स्टूडेंट के मन में अपनी फील्ड को लेके कोई भी नेगेटिविटी है या किसी भी टाइप का कुछ वो रेजिस्टेंस फील करता है करियर को लेके, फाइनेंशियल को लेके, या आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है, वो ऐसे सवाल जो किसी कॉलेज में नहीं बताए जाते, किसी बुक में नहीं मिलते, आपकी लाइफ के जो स्ट्रगल्स है जो आप फेस करोगे, क्योंकि सर उस चीज़ों को फेस करके आगे निकल चुके हैं। तो हमारा एक ही मोटिव है कि अगर हम किसी भी स्टूडेंट की नेगेटिविटी को दूर कर सके जो इस प्रोफेशन में है, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। तो आज इस टॉक में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर अजहर सिद्दीकी सर, जिन्होंने फिजिकल थेरेपी में अपना एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। आज इंडिया में सर को कपिंग मास्टर के नाम से जाना जाता है। तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस अद्भुत शो में जिसका नाम है ऑफ क्लिनिक, क्योंकि ये क्लिनिक से बाहर कुछ हम बात कर रहे हैं तो हमने इसका टाइटल रखा था ऑफ क्लिनिक ऐसे। तो सर, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स हैं जो आपके साथ वो शेयर करेंगे। वो जानना चाहते हैं कि एक रिसोर्स पर्सन कैसे, क्या होता है, कैसे बनता है, क्या जर्नी है, और सर क्या नेगेटिविटी है, जो आप एक मैसेज जो यूथ को आप देना चाहोगे फिजिकल थेरेपी में, जो अभी परसीव कर रहे हैं, जो आने वाली जनरेशन जो फिजियोथेरेपी को चूज करेगी, और 5 से 10 साल बाद क्या एक माहौल होगा फिजियोथेरेपी का। तो थैंक्स टू जॉइनिंग मी। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन केस, अभी जैसे विभोर ने बताया कि इंस्ट्रक्टर सर बन चुके हैं और उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वो आंसर दे सकते हैं। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक इंस्ट्रक्टर के लिए और एक स्टूडेंट के लिए समझना। अगर मैं आज ये जान लूँ और ये मान लूँ, जान भी लूँ क्योंकि आप बताएंगे तो मैं जान लूँगा, और ये मैं खुद भी मान लूँ कि मैं जो अचीव करना चाहता था वो अचीव कर लिया, दिस इज कॉल्ड डेड एंड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है आपकी ज़िंदगी में कि जो ज्ञान है ना, उसकी सबसे जो खूबसूरत और खासियत बात है वो ये है कि जब ज्ञान मिलता है ना, तब आपको पता चलता है कि अब इसके बाद भी कुछ है। यानी जब तक आपके पास नहीं है ना, तो आप गुमान में हो। जब वो मिल जाएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि अभी तो बहुत कुछ है। यानी अभी तक लोगों को जो कपिंग थेरेपी पता थी, उनको लगता था यही है। जब आज आप लोग उससे मिले तो आपको पता चला कि यार ये तो बियॉन्ड द लेवल है। तो वो चीज़ कब आएगी? जब आपके अंदर आएगा लर्निंग एटीट्यूड। और वो लर्निंग एटीट्यूड ही आपका की ड्राइविंग फोर्स है जो आपको सक्सेस बनाएगा। जहाँ लर्निंग एटीट्यूड खत्म हो, यानी कि आई एम कम्प्लीटेड माई MPT PhD, मतलब आपने सब कुछ कर लिया। जब आप ऐसा फील करने लग जाओगे ना, तो सोच लेना आपने अपना अंत खुद कर लिया। तो लर्निंग एटीट्यूड को मेंटेन करना, इस चीज़ को समझना कि मुझे तब तक सीखना है जब तक, कहने का मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ, जिस मिट्टी से हम बने उस मिट्टी में चले ना जाए, यानी कि योर लास्ट ब्रेथ। यानी कि लर्निंग कब तक करनी है? अप टू योर लास्ट ब्रेथ। बस यही विजडम का एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बाकी जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें पूछना चाहिए वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर, जैसे कि आप अपने सेशंस में हमेशा बताते हैं कि एक चीज़ पे फोकस करिए। जैसे बहुत पीपल भी लाइक के कपिंग करने के बाद हम ड्राई नीडलिंग भी करेंगे और अदर प्रैक्टिसेस भी करेंगे। तो आपका एक मोटिव है, जैसे कि आई एम कैप्टन अमेरिका और कैप्टन अमेरिका की शील्ड। सो आपका क्या पर्सपेक्टिव है मतलब उस पर कि व्हाट हु इज़ कैप्टन अमेरिका फॉर यू? देखो, एक्चुअली क्या है कि हमें वर्सेटाइल होना चाहिए, नो डाउट, बट वर्सेटैलिटी में और स्पेसिफिसिटी में बस एक हेयर लाइन का डिफरेंस है। वो क्या है मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। एक योद्धा जब युद्ध में उतरता है ना, तो उसके पास वो सारी चीज़ें होती हैं जो युद्ध में उसको ज़रूरत की जाती है। फॉर एग्जांपल, उसके पास तलवार भी होगी, तीर कमान भी होगा, डैगर खंजर भी होगा। बट जब आपका अपोनेंट दूर है तो शायद आप तलवार नहीं चलाओगे, आप तीर चलाओगे, और जब वो पास आएगा तो आप तीर नहीं चलाओगे, तब तलवार चलाओगे। तो पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको देखते हुए मुझे सब कुछ आना चाहिए जो मेरे लिए ज़रूरी है, चाहे वो कपिंग हो, टेपिंग हो, नेटलिंग हो, कायरोप्रैक्टिक हो, ऑस्टियोपैथी हो या मैनुअल हो, इवन दो इलेक्ट्रोथेरेपी हो।
मुझे वो सब चीज़ें आनी चाहिए। बट जब आप बात करते हैं एक्सीलेंसी की, तो एक्सीलेंसी के लिए यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि आप किस चीज़ में एक्सीलेंट हैं, किस चीज़ में आप 100% अपना कह सकते हो कि मैं यार इसमें 100 हूँ। बट वो एटीट्यूड सिर्फ अपने अंदर रखना है, आपने दूसरों को नहीं बताना कि आई एम परफेक्ट इन दिस, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन इम्प्रूव्ड नॉट अ परफेक्ट। क्योंकि अगर परफेक्ट होता तो जो मैंने आपको बताया कि एक इंसान जो 40 साल तक ट्रक चलाता है उसका भी एक्सीडेंट होता है ना, क्योंकि उसको लगने लग जाता है कि 40 साल का वो ड्राइविंग करता है, उसको सारी स्किल आती है। बट अगर ऐसा होता तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता। बट एक्सीडेंट होगा मतलब ये है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं बट परफेक्ट नहीं हो सकते। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। So another question is कि बहुत सारी टेक्निक्स हैं ऑलरेडी फिजियोथेरेपी में, लाइक ISTM, ड्राई नीडलिंग, तो आपने कपिंग ही क्यों चूज़ किया? आपका क्या इंस्टिंक्ट था, ऐसा क्या इंट्यूशन था कि मुझे कपिंग मास्टर ही बनना है, मुझे इसमें एक्सीलेंस करना है? देखो, इसके 2 रीज़न हैं। वो इम्पोर्टेंट रीज़न अगर आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या। हो सकता है ये लोगों को थोड़ी सी ऑफेंडिंग बात लगे। अभी मार्केट के अंदर आप जाएं, 500, 2000 ये नोट है, मार्केट में है, चल सकते हैं। क्या आप 1000 का नोट नकली चला सकते हैं? नहीं सर। क्यों नहीं चला सकते? बोलो। तस्वीर भी नहीं चला सकते। नहीं, 1000 का नोट नकली क्यों नहीं चला सकते, मैं ये पूछ रहा हूँ। बैन है, बैन। 1000 का नोट ही नहीं है मार्केट में, है मार्केट में, यानी जिसकी असल नहीं है तो उसकी नकल नहीं चल सकती ना। आप मेरी बात को समझिएगा, 2000 का नकली नोट चल सकता है क्योंकि उसकी असल मौजूद है। तो इस मार्केट में, इस फर्टिलिटी में, क्योंकि कपिंग जो है ना वो सिर्फ फिजियोथेरेपी में नहीं है, वो यूनानी में भी है, आयुर्वेदा में भी है। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई कि मार्केट के अंदर 2 लोग मिलेंगे आपको। एक वो जो क्या है, वो 1000 का नोट है, समझ रहे हो, और एक है 2000 का नोट। कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जिस्टेंस रियलिटी का होगा तो उसका कॉपी भी होगा। तो जब मैंने ये देखा ना कि बहुत कॉपी एंड कैट चल रहा है, यानी कि मिथ विदाउट द साइंस, तो मुझे लगा कि मुझे पहले खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। और जब रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा मिथ में लोग कर रहे हैं, यानी जस्ट पुटिंग अ कप, लिफ्टिंग द मसल एंड रिलीज इट, दिस इज़ व्हाट द कपिंग थेरेपी। बट जब मैंने खुद इसमें रिसर्च करी और मैंने देखा कि बहुत सारे मिथ हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोग गारंटी वारंटी सब कुछ ले लेते हैं कि आपके हेयर फॉल है तो आपके जो बाल हैं वो आ जाएंगे। अगर कहीं जेनेटिक मैनिपुलेशन है और वो आपका डिस्टर्ब है तो क्या हिजामा जेनेटिक मैनिपुलेशन कर सकता है? तो आंसर है नो। जीन मैनिपुलेशन इज़ नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द हिजामा और कपिंग। बट लोग जब उस चीज़ को कर रहे हैं तो वो मुझे लगने लग गया कि ये एक ऐसी ट्रैक है जिसके अंदर मिथ बहुत है, तो मुझे खुद आना पड़ेगा। ये देखो, किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। तो मेरे जैसे बहुत सारे और इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने भी जिम्मेदारी ली है। वो उस ट्रैक पे भी चल रहे हैं जिस ट्रैक पे सबको वो चीज़ें मिल जाए जो रियलिस्टिक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लोग पूछते हैं कि कपिंग थेरेपी कहाँ से आएगा। जब आप देखते हैं इंस्ट्रूमेंट पे ज़्यादा क्या होता है, चाइनीज़ में होता है, तो लोगों को लगता है कि चाइनीज़ मेडिसिन है, बट इट इज़ नॉट फैक्ट, इट इज़ अ मिथ। ये इजिप्शियन टेक्निक है जिसका पहला एविडेंस जो आज भी प्रेजेंट है लिप्जिंग यूनिवर्सिटी जर्मन में, जिसका नाम क्या है, एब्रिस पेपायरस। तो जब एविडेंस पढ़ोगे तो पता चलेगा ना कि कहाँ से आया, समझ रहे हो आप। तो दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग टू बी अंडरस्टैंड कि आपको खुद उतरना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कपिंग को चूज़ किया। सर, अगर ये मेडिसिन आयुर्वेदा और यूनानी में पहले से यूज़ हो रहा था तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट ने इसका यूज़ क्यों स्टार्ट किया? ये ट्रीटमेंट ऑलरेडी बाकी लोग फॉलो कर रहे थे, तो फिर ये फिजियोथेरेपी में क्यों यूज़ हुआ है, और ये कैसे पता चले कि हम इसको एज ए फिजियोथेरेपी पर्सपेक्टिव से यूज़ कर सकते हैं? देखो, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली कि आयुर्वेदा में इसको रक्तमोक्षणा कहते हैं, ठीक है। यूनानी वाले इसको हिजामा कहते हैं। हिजामा जो है इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोफेटिक मेडिसिन। पार्ट ऑफ प्रोफेटिक मतलब खुद एक मेडिसिन है इटसेल्फ, प्रोफेटिक मेडिसिन, जिसका एक पार्ट है सिर्फ हिजामा। और पहले एंशिएंट टाइम में क्या होता था, ब्लड रिलेटेड कपिंग होता था, यानी ब्लड को निकालना है। बट जब मॉडर्नाइजेशन हुआ, यानी 18वीं सेंचुरी के बाद, क्या कॉन्सेप्ट आया, ड्राई कपिंग का। और फिजियोथेरेपी में जो पहला प्रोस्पेक्टिव था वो यही था कि हमें वेट कपिंग या हिजामा नहीं करना, हमें क्या करना है, ड्राई।
और ड्राई के भी वही कॉन्सेप्ट थे जिसके अंदर मोस्टली ऑर्थोपेडिक और स्पोर्ट्स कंडीशन, जिसमें क्या होता था कि रिलीज द मसल, बेसिक कॉन्सेप्ट कि रिलीज कर देना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। बाकी जब इसमें और ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन हुई तो पता चला कि इसके अंदर आप रिहैब भी करा सकते हो, मसल को रीएजुकेट भी कर सकते हो, मसल को रीएजुकेट के साथ साथ आप उस लेवल पे लेके जा सकते हो कि वो लोड और डीलोड भी सीख सके। तो जहाँ पे ये बात समझ में आने लग गई फिजियोथेरेपिस्ट को, तो मोस्टली फिजियोथेरेपिस्ट ने इसे ऑप्ट करना शुरू करा। बट अब ये डिपेंड करता है कि किस लेवल पे आपने सीखा और किस लेवल पे जाके आपने उसको यूटिलाइज किया अपने पेशेंट में। उसके लिए आपको समझ में आना चाहिए, सिंपल सा एक लॉजिक वाली बात बताऊँ, सिंगल डे यानी ओवर द नाइट आपको सक्सेस नहीं मिल सकती किसी भी फील्ड में, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी कॉन्सेप्ट पे। सक्सेस नीड्स सम टाइम, और वो टाइम जो होता है ना उसको इनफाइनाइट मानो, क्योंकि अगर सक्सेस मान ली कि आप सक्सेस हो गए तो समझ लो आपका अंत हो गया। उसके बाद क्या करना जब सक्सेस हो? तो बी अ लर्नर ऑलवेज। जब मुझे लगता है ना कि मेरे को अभी भी नहीं आता, मैं अपने आप को तो अभी 10% मानता हूँ कि मुझे 10% कपिंग थेरेपी आती है, तो ये एटीट्यूड मुझे ये बताता है कि 90% और सीखना है, तभी हो सकता है कि मैं और भी अच्छा अपना बेटर वर्जन बना सकूं। अगर मेरे को लगेगा मेरे को आ गया तो मैं अपना बेटर वर्जन नहीं दे पाऊंगा। सिंपल, एक ऑथर भी अपना क्या करता है, एडिशन निकालता है ना। अब वो ये थोड़ी ना अपना एक एडिशन को 5th एडिशन है तो फाइनल एडिशन हो गया, उसको कुछ और लगा तो उसने कुछ और ऐड कर दिया। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सर एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपने आपके करियर की स्टार्टिंग कैसे की थी? मतलब क्लिनिक सेटअप से किया या हॉस्पिटल से किया या होम विजिट से किया? मतलब क्या आपको लगा कि मुझे क्या करना चाहिए? आपका जो टर्निंग पॉइंट था कि मतलब बस ये टर्निंग पॉइंट है मेरा, यहाँ से मुझे पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, ये अब मैं कह सकता हूँ कि अब मैं स्टेबल हो चुका हूँ इस फील्ड में? देखो सिंपल है, मैंने अपनी लाइफ में जो स्टार्टिंग करी थी वो एज अ होम विजिट करी थी। मैं 3rd ईयर या 4th ईयर का स्टूडेंट था। और दूसरा, जो अपने सीनियर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो कभी कभार हमारे को बताते थे कि यार ये इलेक्ट्रोथेरेपी है, क्योंकि पोस्टिंग लगती थी तो क्लिनिक पे भी लग जाती थी, तो उसमें हम बेसिक चीज़ें ही कर पाते थे लाइक अल्ट्रासोनिक थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी। और हमें ये लगता था अप टू द 3rd ईयर 4th ईयर तक बेसिकली कि शायद इसी को हम कहते हैं। तो फिर वहाँ पर ना थोड़ा सा आपका जो मन है ना 3rd ईयर 4th ईयर में थोड़ा सा विचलित हो जाता है, ये सोच के कि क्या यार हम इलेक्ट्रोथेरेपिस्ट ही हैं या इलेक्ट्रोथेरेपी ही फिजियोथेरेपी है। तो वहाँ पर आप जब देखते हो ना तो आपको ये लगता है, तो इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कुएं का मेंढक। रीज़न उसने देखा ही कोई है ना। तो एक्सप्लोर करने के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा, और जब बाहर आओगे तो आपको पता चलेगा कि जो सक्सेस है वो फिजियोथेरेपी फील्ड में नहीं है। दोबारा सुनना, फिजियोथेरेपी फील्ड में सक्सेस नहीं है, और किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं होता। सक्सेस इंसान के अंदर होता है। अब एक ही फील्ड के अंदर लोग, अब एक ही फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बट हर कोई इंसान सक्सेस नहीं हो सकता ना। उसका रीज़न है कि आपको खुद एक जो परसिस्टेंस दिखानी है, जब तक नहीं होगी आपको उसी फील्ड के अंदर सक्सेस नहीं मिलेगी। तो अगर मैं बीइंग अ स्टूडेंट अगर 4th ईयर में हूँ तो मैं ये आगे की फ्यूचर की जो प्लानिंग करता हूँ ये बहुत आगे के गोल हो गए। मुझे नेक्स्ट स्टेप अच्छा लेना है, मेरे को ये सोचना है। मुझे ये नहीं सोचना कि मेरे को 1 साल बाद क्या करना है, 2 साल बाद क्लिनिक सेट करना नहीं, डजंट मैटर। मेरा अगला स्टेप जो है ना वो फ्रूटफुल होना चाहिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली एक के बाद आपके जो स्टेप्स होंगे वो सारे के सारे फ्रूटफुल हो जाएंगे। अगर आप ये सोचो, अब सिंपल सा लॉजिक है ना, आज एक पेड़ आपको अगर फ्रूट दे रहा है तो सोचो वो फ्रूट देने लायक बना था ना, उससे पहले वो एक सीड था, और जब सीड था ना तो हमने भी नहीं सोचा था कि क्या ये पेड़ बन पाएगा। तो अपने आप को सींचना पड़ेगा, और वो कैसे? एवरी डे आपको सीखना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट द लर्निंग एटीट्यूड। और मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था और सच्चाई में बताऊँ तो मैं भी एक अच्छा नॉर्मल सा फिजियोथेरेपिस्ट था। पहले होम विजिट वगैरह करता था, क्लिनिक डाला, क्लिनिक भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चलता था, इतना वो नहीं कह सकता कि ख़राब था, बट ठीक था। बट जो लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया ना, वो पॉइंट जो था जिसने, मैं तो अपने आप को अभी भी स्टूडेंट मानता हूँ, स्टूडेंट के लिए मैं शायद इंस्ट्रक्टर हूँ, बट आपको लगा नहीं मैंने इंस्ट्रक्टर की तरह शायद आपको पढ़ाया हो, ऐसा लगा क्या? इंस्ट्रक्टर वाला फील तो नहीं है ना। तो ये जो बैरियर है ना आपके और मेरे बीच में, अगर ये रहेगा तो शायद मैं अपना 100% आप तक ना पहुँचा पाऊँ, और आप अपने 100% क्यूरोसिटी, डाउट्स
मेरे तक ना पहुँचाए। तो मैंने इस बैरियर को ब्रेक कर दिया और ये टर्निंग पॉइंट ही मेरी लाइफ का था, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ और आप लोगों की नज़र में एक इंस्ट्रक्टर हूँ। तो मैंने ये स्टार्टिंग जो करी थी, ये बैरियर ब्रेक करके करी थी। यही मेरा टर्निंग पॉइंट था कि इंस्ट्रक्टर तो सब है और सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है और सब अच्छे अच्छे लेवल पे हैं, बट मुझे लगता था कि ये जो बैरियर है ना, ये ब्रेक होना चाहिए। हाँ, बट कुछ मर्यादा हैं, वो होनी चाहिए कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में वो मेंटेन करनी पड़ती है, बाकी सिंपल है। एनीथिंग एल्स? तो जैसे कि सब लोग आपको एज अ कपिंग मास्टर बोलते हैं, तो आजकल के यूथ को तो कपिंग के बारे में पता चला है थ्रू इंस्टाग्राम, जब वो सेलेब्स के पोस्ट देखते हैं। सो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट एग्जैक्टली कपिंग थेरेपी इज, लाइक हाउ कैन यू डिफाइन इट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स टू बी नोन? ओके, देखो अभी क्या है कि जो चीज़ ट्रेंड में है, पहली बात तो आपको भी पता कि कपिंग जो है वो बड़ी एंशियंट है। एंशियंट के बाद वो फिर क्या हुई, डिसअपीयर हुई। उसकी वजह भी कौन थे? वही लोग थे जो आज सेलेब्स या फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई बहुत बड़ी साइंस तो नहीं है, कभी तो लगाना है, तो जैसे वो यूट्यूब पे दिख रहा है मैं वैसे लगा सकता हूँ, बट उसके पीछे किस डेप्थ पे लगाना है, कितना एलिवेट करना है मसल और फाशी, कहाँ पर मूव कराना है, तो ये सारी जो टेक्निकलिटी और साइंस है ना इसके पीछे, जब तक ये क्लैरिफाई नहीं होगी तब तक शायद आप वो चीज़ें अच्छी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है, जो चीज़ ट्रेंड में होती है उसे ऑप्ट बड़ी जल्दी से करा जाता है, और सबसे ज़्यादा वर्स्ट जो डिज़ास्टर चीज़ें होती भी उसी में, क्योंकि सबके सब क्या करेंगे, मूव ऑन कर गए, बट उसको बिना सीखे। तो मुझे जो कहना है वो सिर्फ यही है कि कपिंग में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, मैं अपने आप को अभी खुद भी बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस, तो आपको एटलीस्ट इस पे टाइम देना पड़ेगा। 1 डे वर्कशॉप, 2 डे वर्कशॉप मैं नहीं मानता, और मैं आपको खुल के कह रहा हूँ कि सीखने के लिए टाइम नहीं होता कि आप 2 दिन की वर्कशॉप में यू विल बी द एक्सपर्ट, नहीं हो सकता। अपना भी इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा, आपको मास्टर शेफ बनना पड़ेगा। पकी पकाई खीर तो नहीं दे सकता ना मैं आपको कि बस इतनी, पेशेंट के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा। वही किसी को मीठा ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कम ना, किसी को नमक कम या ज़्यादा पसंद होता है, तो पेशेंट भी उसी की तरह है। आपको खुद इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। मैंने तो सिखा दिया कि आपने इतना करना है सेक्शन, तो इतना आपका मीडियम हो गया, इतना हाई, ऐसा नहीं है बॉस। पेशेंट के अकॉर्डिंगली सोचना पड़ेगा कि कितना आपको रखना है, ठीक है ना सर? जैसे फिजियोथेरेपी की अगर अपन बात करते हैं, तो फिजियोथेरेपी में रिसेंटली अभी 5 साल में एक चेंज आया है कि एकदम से वर्कशॉप का एक लेवल बढ़ गया है, लोग इंटरेस्टेड ले रहे हैं। कोरोना के बाद से, मतलब कोविड के टाइम पे काफ़ी सारे डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने फिजियोथेरेपी को बहुत प्रमोट किया कि चेस्ट फिजियोथेरेपी, मतलब चेस्ट फिजिकल थेरेपिस्ट ही कर सकता है कोविड में, क्योंकि वही सारे काम कर रहे थे उस लेवल पे। बहुत सारे थे अलग अलग, लेकिन जो एक, मतलब बोल सकते कि जो एक पावर निकली फिजियोथेरेपी की, जो एक अहमियत समझ में आई, वो कोविड में आई, चेस्ट फिजियोथेरेपी के रूप में। तो सर सोसाइटी में आज भी आपको क्या लगा, ऐसा क्यों है कि सर आज भी फिजियोथेरेपी को अंडररेटेड रखा जाता है? मतलब लोग कि आप तो मालिश वाले ही हो, ये आप कर रहे हो तो ये तो वो नहीं भी कर देगा, अगर आप सिर्फ ऐसे एक्सरसाइज करवाने आ रहे हो तो आप तो हमको बता दो ना, हम खुद ही कर लेंगे। तो ऐसा मतलब सोसाइटी सर क्यों एकदम एक्सेप्ट नहीं कर पाती खुल के, या क्या हम अपनी अप्रोच गलत कर रहे हैं सोसाइटी को? क्या हम अपनी पहचान मतलब बनाने के लिए जो अप्रोच लगा रहे हैं, क्या वो सही नहीं है? या ऐसा क्या हो जहाँ तक सोसाइटी एक्सेप्टेड करे कि हाँ, आज भी अगर कोई पेशेंट है तो मुझे नहीं लगता कि 90% पेशेंट डायरेक्ट आपके क्लिनिक पे आता है, कहीं ना कहीं कोई डॉक्टर के रेफरेंस के थ्रू ही आता है। इवन अगर बैक पेन है, नी पेन है, तो आज भी वो ऑर्थोपेडिशियन को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो फिर वो पेन किलर भी लिखेंगे तो भी वो खाएंगे, जबकि अपने पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो क्यों सर ऐसा कि डायरेक्ट अपने पास नहीं आ रहा, ऑर्थोपेडिशियन के पास जा रहे हैं या दूसरे भी किसी डॉक्टर के रेफरेंस के थ्रू आ रहे हैं? तो हम सर कहाँ पीछे हैं, क्या कर सकते हैं सर इस फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए 2 चीज़ें हैं। कोको कोला का नाम सुना है? यस सर। बहुत बड़ी कंपनी है ना, एडवर्टीजमेंट करती है किस लिए? अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए। एग्जिस्टेंस मार्केट में होना, उसके लिए एक प्रोटोकॉल है पब्लिसिटी, और दूसरा है पेशेंट का आपके क्लिनिक के अंदर आना
और वो पेशेंट आपके पास 10 पेशेंट लेकर आना है, ये आपका स्किल है। तो 2 पार्ट हो गए ना। पहला पार्ट क्या है, आपको अपनी एग्जिस्टेंस दिखानी तो पड़ेगी ना, तभी तो पेशेंट आएगा आपके क्लिनिक पे। और जब क्लिनिक पे आ जाए तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी स्किल है कि वो 10 पेशेंट कैसे लाएगा, समझ रहे हो। तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो होती है, इट्स अ बेस्ट थिंग। क्योंकि अगर एक पेशेंट आपने अच्छा करा ना, अब जितने भी होर्डिंग, बैनर, पैम्फलेट सब कुछ करा लो, क्या वो आपके पास उस लेवल पे पेशेंट जब आता है तो वो एक ही बार आएगा ना, समझ रहे हो मेरी बात। बट पेशेंट अगर आपने ठीक करा तो वो 10 पेशेंट ज़रूर लाएगा। तो हम पीछे कहाँ पे रहते हैं, हमें पब्लिसिटी पे नहीं जाना, हमें जाना है स्किल पे। आप जितने अच्छे स्किलफुल होंगे तो आपकी पहचान ऑटोमेटिकली होगी ना। आप सिंपल सी प्रोजेक्ट वाली बात बताता हूँ। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं 4th ईयर 3rd ईयर में क्या करते हैं, पेशेंट देखना शुरू कर देते हैं। और लर्निंग एटीट्यूड जो मैं बार बार कह रहा हूँ उसकी वजह एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ। अभी आप 5 रुपीज़ का कॉइन ऊपर उछालें और नीचे फेंकें और 2000 का नोट भी फेंकें, आवाज़ किसकी ज़्यादा होगी, और 2000 की नोट की नहीं होगी ना। बस ये मंत्र है लाइफ का। जब आप बड़े बन जाते हो ना, बड़े इन द सेंस समझ रहे, जब आपको लगने लगा ना कि आपको बहुत कुछ आ गया, तब आप शांत रहना शुरू कर दोगे। क्योंकि यही एटीट्यूड है आपके अंदर जो आपको पॉजिटिविटी देगा। क्योंकि जो ज़्यादा शोर मचाते हैं ना वो चिल्लर होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो। तो देखो ये मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है ये आपके साथ मेल खाए या किसी और के साथ ना खाए, बट मेरा मानना है कि जब जब आप अपने आप में फील करने लग जाओ ना कि आप शांत स्वभाव के, शांत का मतलब ये नहीं कि आप, समझ रहे हो मेरी बात, वो फील आने लग जाएगा, आप बड़े काम फील करोगे, यही चाहिए। क्योंकि स्टेबिलिटी इसी को कहते हैं। जब स्टेबिलिटी आ जाएगी ना लाइफ में, ये वही स्टेबिलिटी जिसकी मैं बात करूँ, वरना क्या होगा, आप क्या करेंगे, जिगजैग मोशन करते रहेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो ये स्टूडेंट की लाइफ में आपको ये एटीट्यूड रखना है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। गॉट इट? स्टूडेंट्स हैं, मैं भी हूँ सर, और हम जब, क्योंकि मैं सर एक उस लेवल पे स्टूडेंट हूँ कि मैं सबसे इंटरेक्शन करता हूँ। क्योंकि सर मतलब स्टार्टिंग में जब बीपीटी या एमपीटी करके निकलते हैं ना, तो बीपीटी तो चलो ठीक है, ग्रेजुएशन किया आपने, लेकिन मास्टर्स करने के बाद सर आपको पता है, मेट्रो सिटी का तो आइडिया नहीं कह सकता, पर एक स्मॉल सिटी की बात करता हूँ, उज्जैन है, इंदौर है, भोपाल है सर, एमपीटी आपके नाम के आगे लगा है और आपको सर जॉब मिलती है 20,000, 25,000, 30,000 सर। उस पॉइंट पे जब 4 साल की ग्रेजुएशन, 2 साल का एमपीटी में आपने ड्रॉप दिया है, तो और 3 साल का, फिर थीसिस, ये सब बनाने के बाद जब आपके हाथ में बोलते कि बस 20,000 की नौकरी, तो सर वो फिर वहाँ ईगो हर्ट हो जाते हैं कि यार इतना तो पढ़ा था, सब तो आता था, तो फिर उसको एमबीबीएस को तो तुम 1.5 लाख का पैकेज दे रहे हो महीने का, तुम बीएमएस वाले को सर्जरी करवा रहे हो, तुम बीएचएमएस वाले को नाइट शिफ्ट में रख रहे हो, तो हम पीछे फिर क्यों हैं। तो आप सर, आप अपना टर्नओवर तो बताओ सर, मजा आएगा सर लोगों को। देखो मोटिवेशन का काम करेगा। टर्नओवर तो देखो ये पर्सनल हो जाएगा, बट मैं आपको एक फंडा बताता हूँ लाइफ का, कि ख्वाहिशें जो होती हैं वो आपकी कभी कम नहीं होने वाली, बट ख्वाहिशें मर जाती हैं ना तब, ठीक है। एक ज़िंदगी में आता है कि ख्वाहिशें नहीं हैं क्योंकि लैक ऑफ मनी, एक ये रीज़न होता है। जब आपको ये लगने लग जाए ना कि जो महंगी चीज़ें हैं वो आपको सस्ती लगने लग जाए, तो उस चीज़ को अगर हम पैसों में तोलें तो शायद वो किसी के लिए सक्सेस होगा, बट मेरे लिए सक्सेस का जो मतलब है, या टर्नओवर या पैसों का मतलब है, वो सिंपल है कि अपनी जो ज़रूरतें हैं अगर वो फुलफ़िल हो रही हैं, और दूसरा मेरे से, क्योंकि बीइंग अ रिसोर्स पर्सन जब वर्ड आगे लगता है ना, तो मैं तो रिसोर्स पर्सन हूँ, तो मेरा फंडा सिंपल है यार कि मुझे करोड़पति बनना है, तो मैं अपने साथ वाले को लखपति बनाऊंगा। और वो कब बनेगा, जब मैं उसे वो एजुकेशन, विजडम, वो उस लेवल पे दे पाऊंगा ना। तो मेरा ये एक ड्यूटी बन गया है बीइंग अ रिसोर्स पर्सन कि मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट जो है वो करोड़पति बने, क्योंकि वो करोड़पति बनेगा तो ही तो मैं अरबपति बनूंगा, क्योंकि करोड़पति तो खैर मैं हूँ। आप पता चल गया टर्नओवर तो नहीं, मगर इतना बता दिया कि सर क्या सर इंडिपेंडेंटली
पूरी इंडिया में फिजियोथेरेपिस्ट की एक मिनिमम तो जो जितना जो बताया विभोर ने कि 30,000 या 25,000 या इतना देते हैं, मैक्सिमम फिजियोथेरेपिस्ट कितना जा सकता है और कितना अभी है जा रहा है इंडिया में, और एक लिमिट कितनी है, और एक रिसोर्स पर्सन भी मैक्सिमम कितना अभी अर्न कर रहा है, उससे क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चों का कि ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछिए। ये सर पर्सनली नहीं, लेकिन आप ओवरऑल आपको आइडिया है, आप इस फील्ड में हो तो आप बता सकते हो कि क्या है इससे क्या चलो वैसे बता देता हूँ, बट सर आप चाहो सर इसका कर दे। अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते मैं हैं। आपको रियलिटी बता देता हूँ, बताने में कोई दिक्कत नहीं, बट क्योंकि फिर यार ये वीडियो कहीं और जाएगा, दूसरे लोग बोलेंगे यार ये तो देखो फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, तो रिकॉर्ड करा दे। नहीं रिकॉर्ड मत कर। जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे बीइंग अ रिसोर्स पर्सन, मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ, सबसे ज़्यादा रिसोर्स पर्सन कमा रहा है इस टाइम। आप समझ रहे हैं? उतना कमा रहा है जितना एक फिजियोथेरेपिस्ट अपने क्लिनिक में कमाएगा ना, रिसोर्स पर्सन एक वर्कशॉप में कमाएगा। ये है रिसोर्स पर्सन की, मगर उस रिसोर्स पर्सन के पीछे जो जर्नी है ना, वो शायद अलग है। वो लोग नहीं देखते, वो ये देखते हैं रिसोर्स। अच्छा, रिसोर्स पर्सन भी दो तरीके के हैं। एक्चुअल में रिसोर्स मतलब संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं ना जैसे, और बाकी आप रिसोर्स, तो वो आपको कितना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। सेल्फ ओरिएंटेड है, पैसा आना चाहिए बच्चे को, क्या आ रहा है क्या नहीं है डजेंट मैटर, बच्चे के दिल तक वो चीज़ें, दिमाग तक वो आप पहुंचा पा रहे हैं या नहीं, वो बहुत मैटर करता है। और रिसोर्स पर्सन की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो 1 to 1, बेटा समझ में आया या नहीं आया, बेटा कोई डाउट तो नहीं, कुछ है तो पर्सनली पूछ लिया यार, मेरा नंबर ले ले, बाद में पूछ लियो, डाउट होगा मेरे को मैसेज कर दियो, मैं हूँ यार। वो फील जो है ना उसको, वो बड़ा कॉन्फिडेंट बनाएगा। और यही होना चाहिए कि जब स्टूडेंट को लगेगा यार मेरे साथ कोई है, तो उसको फील आएगा कि यार मुझे अगर कहीं हर्डल मिलेगा ना, तो मैं शायद ये हर्डल को पार कर लूँगा क्योंकि मेरे साथ कोई है। वो फील आना बहुत ज़रूरी है। बट इस लाइन में याद रखना कि क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, और क्रिटिसिज्म जो है सबसे बेस्ट चीज़ है, मेरा मानना ये कहता है। रीज़न, अगर क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो मुझे लगेगा मैं ही मैं हूँ, तो मैं क्या हूँ, आप समझ रहे हैं? तो वो बात आएगी फिर क्या कि आपको लगेगा कि सब कुछ हो गया, मोक्ष प्राप्ति हो गई। क्रिटिसिज्म आपको आपकी औकात याद दिलाता है, समझ लेना। थोड़े से कठोर है, मगर याद रखो जब कोई क्रिटिसिज्म होता है ना, तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ करना है तो वो क्या करेगा कि यार उसका नाम क्या है, इसको तो कपिंग जो है अभी जुमा 8 दिन में काइंड ऑफ, समझ रहे हो? तो मुझे इस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि ये जो 8 दिन है ना, इसको 80 दिन में कैसे बदलूँगा, कैसे बदलूँगा। वो बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बैक टू बैक आना पड़ेगा तुम लोगों के लिए, तभी तो ये 80 दिन होंगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेना है कि क्या कर सकता है वो क्रिटिसिज्म आपकी लाइफ में, क्योंकि बेटर वर्जन तभी तैयार होगा, वरना तो आपको लगेगा आपको सब कुछ आ गया। यही होता है, क्योंकि क्रिटिसिज्म से लोग कहते हैं अरे तुमने मेरे बारे में ऐसा कहा, मैं तो बहुत अच्छा थेरेपिस्ट हूँ। ठीक है, आज नहीं ना, वॉच रहता है फिर ये मन में, मुँह पे नहीं बोलना। फिर देखो जब पहुँचोगे तो वो ऑटोमेटिकली उस पर पहुँच जाएगी आपकी। सर बीइंग अ फिजिकल थेरेपी स्टूडेंट, अगर बहुत लोगों का प्रोस्पेक्टस होता है बच्चों का, अभी अर्निंग की बात चली रही, तो हम इंडिया में काम करेंगे तो हमें 20,000 मिलेंगे, 25 मिलेंगे फॉर एन एग्जांपल, और सोचते कि हम सेम वर्क अगर US UK वगैरह जाके करेंगे तो उनमें हमारी अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी, वी बीइंग रिच एंड ऐसा प्रोस्पेक्ट रहता है। तो इस पर आपका क्या थॉट है कि बाहर क्या ज़्यादा अर्निंग है, सेम फील्ड सेम वर्क? मैं बताता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, आप इंडिया में 40,000 रुपये कमा रहे हो, बाहर हो सकता है आप लाख या 1.5 लाख कमा, डबल ट्रिपल हो गया ना, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है। पहली जो सोच है माइंड में पैसों को लेकर कि आपका ट्रिपल या डबल हो गया, मगर सोचो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले आपको डिटैच होना पड़ेगा अपनी फैमिली से, पहली बात। दूसरी चीज़, पैसा कमा किसके लिए रहे, पैसा जो है वो अपने आप को सेटिस्फाई करना है या आप अपने एडजेसेंट ऑरा एम्बियंस जो कि फैमिली है उसको सेटिस्फाई करना है। तो अगर मैं 40,000 रुपये कमा रहा हूँ और अपनी फैमिली के साथ शाम को
सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ और मेरी माँ मेरा फेस देख रही है, दैट इज़ मोर देन इनफ। मुझे नहीं चाहिए वो 1.5 लाख रुपये, पहली बात। दूसरी बात, जो आपको सोचनी है कि मुझे क्या करना है इस 40,000 को 1.5 लाख में पहुँचाने के लिए, सबसे पहले ये सोचना है कि आप इंडियन हो और इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, यानी कि हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा क्या है, पेशेंट भी होंगे ना, जो बाहर नहीं होंगे। आप वॉल्यूम पे काम करो, आप मान लो वॉल्यूम पे काम करते हो तो मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी क्या होगा, आप किसी पेशेंट से 500 रुपये चार्ज करते हो, मत करो 300 करो। 500 के 10 पेशेंट देखते हो, 300 के 50 पेशेंट देखो। मैन पावर बढ़ाओ, अपने साथ फिजियोथेरेपिस्ट को एसोसिएट करो। देखो सिंगल ना आप जो भागोगे ना तो हो सकता है कि आप उतना अचीव ना कर पाओ, बट जब टीम के साथ भागोगे ना तो याद रखना कि एक हडल वो देखेगा तो दूसरा हडल वो देखेगा, तो तुम साइड आराम से निकल जाओ। ये टीम जो होती है ना, बट अच्छी टीम मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब ये देखो ना, मैंने टीम का एग्जांपल जो लिया, ये टीम का जो सिंक्रोनाइजेशन है ना वो समझ में आता है। इट्स लाइक अ ब्रीथ इन ब्रीथ आउट चल रहा है ना सिस्टम, यही तो होना चाहिए। ये सिंक्रोनाइजेशन ख़राब होगा तो इसीलिए कहता हूँ मेक अ टीम, बी अ टीम। तो अकेला तो नहीं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट एज अ स्टूडेंट, एज अ रिसोर्स पर्सन, आपने जो भी स्टार्ट किया, आपकी जो भी जर्नी रही है शुरू से लेकर के अभी तक की, सर उसमें आपको जो डिफ़िकल्टीज, जो भी चैलेंजेस लाइफ में आए हैं, क्योंकि सर एक बैच होता है 50 लोगों का, स्टूडेंट्स का, उसमें से कुछ लोग मास्टर्स के लिए जाते हैं, कुछ लोग अपना क्लिनिक सेटअप करते हैं, कुछ लोग कुछ और अदर ब्रांचेस चूज़ करते हैं। तो सर हर कोई एक लेवल पे नहीं कर पा रहा, सब अपने अलग अलग लेवल पर है। और सर जिस तरीके से आज आप हैं, एक अच्छा खासा लेवल आपने अचीव कर रखा है, तो सर आप किस हिसाब से, मतलब हम लोगों को ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे, ऐसे क्या बताना चाहेंगे कि उस तरीके से हम लोग कैसे डील करें उस चीज़ों से? क्योंकि सर सारे लोग जब निकले एक साथ, हर कोई अपने अपने लेवल पर अलग अलग कर रहा है, कोई अलग लेवल पर है, कोई जैसा अभी विभोर और यश ने बताया, कोई 20,000 40,000 कमा रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई रिसोर्स पर्सन बना। तो सर उस चीज़ के लिए क्या? देखो फिजियोथेरेपी प्रोफेशन को ना लोगों ने 2 तरीके से ऑप्ट किया है, बाय चांस और बाय चॉइस। ये 2 वर्ड जो है ना लाइफ में अगर आपने समझ लिए ना तो शायद आपको दोबारा ये पूछना ही नहीं पड़ेगा। अगर बाय चांस है तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, अगर बाय चॉइस है तो अगर पैसे कम मिले तब भी आप परसिस्टेंटली फिजियोथेरेपी ही करेंगे, क्योंकि वो खुशी जो पेशेंट को बेड रिटेन से उसकी पैरों पे खड़ा करने के लिए जो तुम देते हो ना, मुझे नहीं लगता उससे बेस्ट कुछ दुआएं। उसका काफिला तुम्हारे साथ चलेगा, तब तुम्हें पता चलेगा यार कि जेब में पैसा हो या ना हो, रिलैक्सेशन बहुत होता है। पैसा आ जाए यार, पैसे को सक्सेस से क्यों कंपेयर करते हो? कंपैरिजन अलग है, आप समझे? पैसा एक अलग चीज़ है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, और सक्सेस होना एक अलग चीज़ है। पैसे और सक्सेस को 2 चीज़ों को आप मर्ज मत करो। कम पैसे में भी सक्सेस हो सकती है ना, कि नहीं हो सकती? APJ अब्दुल कलाम क्या मानते हो सक्सेस थे? अपने पीछे क्या छोड़ के गए? कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर क्या वो सक्सेस नहीं थे? जो पैसे छोड़ के जाते क्या उन्हीं को सक्सेस मानते हैं? अपने पीछे इल्म, नॉलेज, एजुकेशन, विजडम ये छोड़ के जाओ। तो बात है कि तुम्हारे पीछे छूटी हुई चीज़ से किसी दूसरे तीसरे को फ़ायदा होगा, और जब तक क़यामत होगी तुम्हें उसका क्या होता है, बेनिफिट, इंटरेस्ट मिलता रहेगा पूरी ज़िंदगी में। तो अपने बात भी सोचा करो कि जब तुम देखो ये लोग हैं, इनकी ज़िंदगी तो ऊपर वाला और बड़ा है, बट ये जो करके जाएंगे ना, उस नोट्स एजुकेशन से आने वाली जनरेशन को जब तक फ़ायदा होगा, वो बोलेंगे यार कि ये टीम थी जिन्होंने हम, समझ लो स्टूडेंट जब स्टूडेंट के लिए सोचता है, वो ज़िंदगी का वो जो मकसद इन्होंने सोचा भी नहीं होगा वो तब मिल जाएगा इनको, क्योंकि ये काम रुकेगा नहीं, रोकना भी मत। और ये चाहे तुम कितने भी सक्सेस हो, मगर ये जो हेल्पिंग हैंड है ना वो बरकरार रखोगे ना, तो ये तुम्हें सुकून देगा। अब बाहर से इनको नोट्स के लिए आई इंक्वायरी, पैसे नहीं मिले, मगर सुकून कितना मिला यार बीइंग अ इंडियन। आप देखो ना क्या अप्रोच कर पा रहे हो। तो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, जब मैंने BMS वाला स्टूडेंट पढ़ाया, BUMS वाला पढ़ाया जो अभी अपने बैच में था, तो बीइंग अ फिजियोथेरेपी क्या सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि यार तुम फिजियोथेरेपी जब BMS, BUMS, BHMS, MBBS को पढ़ा सकते हो, चाहे वो टेक्निक उन्हीं की क्यों ना हो, उससे बड़ी चीज़ क्या चाहिए यार।
यही सोचना है। Sir, according to you, like why should someone prefer or choose cupping therapy over any other therapies? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि Sir, but being a cupping master, why do you think we should choose or prefer cupping therapy over any other therapies in the field of physiotherapy? ओके, इट्स अ एडजंट, इट्स नॉट अ कंपल्शन, इट्स अ एडजंट। मैंने आपको बताया ना कि युद्ध के अंदर आपके पास सब कुछ होना चाहिए, तो कपिंग थेरेपी इज़ नॉट अ कंपल्शन। बट आप देखो कि वो किसके रिलेवेंट है, उसके जैसी क्या ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आपको एफर्ट्स ज़्यादा देने पड़ रहे हैं मैनुअली, तो वो क्या करता है, कब आपके एफर्ट्स को रिड्यूस कर देता है। तो वो रिडक्शन होने की वजह से क्या होगा, आप वॉल्यूम गेन पेशेंट देख पाओगे ना। आपको मान लो कोई पार्ट को रिलीज़ करना है, समझ रहे हो, तो उस रिलीज़ के लिए आपको मैनुअली एक तो अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, दूसरा आपको जो मस्कुलर फटीग मिलेगा वो अलग मिलेगा, आप समझ रहे हैं। तो वो चीज़ के लिए आपको क्या करना है, कप को यूज़ करना है। तो एक एग्जांपल है, बट कपिंग इटसेल्फ आर वेरी ह्यूज सब्जेक्ट इटसेल्फ। सर व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेट कपिंग एंड हिजामा? ओके, ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ही इजी है, बट इसको बड़ा डिफिकल्ट बना रखा है लोगों को समझाने के लिए कि हिजामा एंड वेट कपिंग क्या डिफरेंस है। बट मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूँ, हिजामा इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोफेटिक मेडिसिन। ब्लड रिलेटिंग कपिंग वेट भी है, हिजामा भी है, दोनों में निकलना तो ब्लड ही है ना। बट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द हिजामा इज टोटली बेस्ड ऑन प्रोफेटिक मेडिसिन। In case of the wet cupping, it is totally based on the Chinese meridian. तो दोनों की कॉन्सेप्ट ही क्या है, अलग, बट द पॉइंट इज टोटली डिफरेंट। मतलब आप जब हिजामा करते हैं तो आपका कंसिडरेशन होता है सुन्ना पॉइंट, यू नो, वो प्रोफेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। बट जब मेरिडियन पॉइंट पे जाएंगे तो आप TCM को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, बट लोगों ने क्या कर रखा है, ब्लड निकालना है, वही है, ठीक है। तो ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा अलग है। हाँ जी। सर एक और क्वेश्चन है, मुझे लगता है यहाँ पर जितनी भी फीमेल फिजियोज हैं उनका ये क्वेश्चन होगा कि फिजियोथेरेपी फील्ड में हम देखते हैं तो मेनली अगर हम रिसोर्स पर्सन देखें तो वो मेल से ज़्यादा होते हैं। अच्छा, सो वाई फीमेल आर लैकिंग? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत सारी अपनी फीमेल जो है कलीग्स फ्रेंड्स को जानता हूँ जो कर भी रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। बट ये है कि मेजॉरिटी देखी जाए या फिर परसेंटेज या रेशो देखा जाए तो मेल है। उसकी 2-3 वजह हो सकती है जो मुझे लगता है। पहली वजह तो ये होती है कि एक फ़ीमेल जो इंडियन सिनेरियो है, ट्रैवलिंग एंड और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एक सबसे बड़ा मैटर करता है, क्योंकि रिसोर्स पर्सन को फ्रिक्वेंट ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह, वो सबके लिए इतना फिजिबल नहीं होता था। बट मेल आपको पता ही है, वो रैंडम फिट एंड फाइन सारी जगह पे उस तरीके से रफ एंड टफ रहता है, तो वो शायद चले जाता है। बट फीमेल के लिए शायद वो बाउंड्रीज होती हैं। दूसरा फिर फीमेल जब उस एज पे पहुंचती है तो हो सकता है उसकी मैरिज लाइफ हो, बच्चे हो, आप समझ रहे हैं, तो उसकी प्रायोरिटी जो है, देखो सिंपल सा फंडा, नोबडी इज बिजी, द प्रायोरिटीज मैटर। अगर मैं आज आपको फ़ोन करता हूँ और आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, इट डजंट मीन कि आप बिजी हैं। उस टाइम पे आपकी प्रायोरिटी कोई और है, आप बिजी, नोबडी इज बिजी। आप मुझे फ़ोन करेंगे ना, मैं आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, तो इसका मतलब मैं बिजी हूँ नहीं। बट पर्सपेक्टिव तो यही चल रहा है ना कि बिजी है, मैं बिजी नहीं हूँ। उस टाइम पे मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो वो काम है मेरे लिए उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है, तुम्हारा कॉल इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो नोबडी इज। तो यही फीमेल फिजियो का होता है, उनकी प्रायोरिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो उस वजह से फीमेल्स को शायद उस लेवल पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है कि फैमिली फर्स्ट काइंड ऑफ, वो डिपेंड करता है। देखो मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है कि फीमेल पर्सपेक्टिव ऐसा ना रखती हूँ, उनको लगता है कि वो कर सकती हैं आफ्टर मैरिज भी, आफ्टर किड्स भी, बच्चों को साथ में लेके भी जा सकती हैं, तो ऐसा है नहीं। बट अभी बहुत सारी फिजियो हैं फीमेल जो अच्छा कर रही हैं, मैं काफ़ी अच्छी फिजियो को जानता हूँ, तो ऐसा नहीं है। बट हडल जो है वो यही हो सकता है। सर ऐसे कभी रिसेंटली एक समाना सैयद मैडम का भी हाँ, नाम मेरी अच्छी काफ़ी चेस्ट पीटी की काफ़ी, हाँ समाना सैयद जो है वो मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है अभी हाल फिलहाल में ही उनसे। मुंबई की है फिजियो, और देखो उन्होंने भी सर एक अलग ही पहचान बनाई, अलग पहचान, वो इंडिया में और इंडिया से बाहर हाँ। सारी जगह पे उन्होंने अपना जो एक ऑरा क्रिएट किया है ना, वो की है, ठीक है ना। तो बहुत सारी फीमेल फिजियो, मेरी एक दिल्ली की फिजियो है, अभी टेपिंग का उन्होंने वर्कशॉप लिया था, डॉक्टर नेहा खेड़ा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, बट है, बट क्या धीरे धीरे टाइम चेंज होगा। बट उसके लिए क्या चाहिए, वो जो एक समझ रहे हो, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ।
ये भाई साहब मेरे काम नहीं आए, मगर मैं इनके काम आया, ठीक है। जब इन्हें फ्यूचर में ज़रूरत होगी तो ये मुझे कॉल करेंगे, मुझे इनके काम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ये मेरे काम नहीं आए, मुझे इनके काम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रिस्पॉन्स देना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, उस अंधेरे में इसने मुझे कॉल किया है और मैं उसकी उम्मीद की वो किरण हूँ। अब ये आपको सोचना है कि आप उस अंधकार में खुद गुम हो चुके हो एक एरोगेंस एटीट्यूड में, या फिर आपको लगता है कि यार वो मेरे काम आया नहीं आया, मुझे क्या करना है? उसके लिए वो एक चिराग, दीपक, रोशनी जो है, उम्मीद है ना, तभी तो कॉल किया है, वरना उसको भी पता है यार जिसका काम मैंने नहीं करा मैं उसे कॉल क्यों करूँ। तो ये होता है क्या, हम स्टूडेंट के लिए एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और हमें वो होना पड़ेगा। सिंपल। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो पर्सनैलिटी लुकिंग हैंडसम, a person who plays a different role in their life. आप समझ रहे हैं? एक सिंगल पर्सनैलिटी, if I am a teacher, I am a good teacher or bad? Good teacher. मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एक अच्छा टीचर बन सकूँ, बट एट होम आई एम नॉट अ गुड टीचर, आई एम अ गुड सन। बट जब मैं अपने बेटे के साथ होता हूँ तो आई एम अ गुड फादर। तो यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यही एक फीमेल के लिए भी होना है कि उससे जब घर में रहना तो एक अच्छी मदर है, और जब वो पढ़ा रही हो तो बहुत अच्छी टीचर है। यही तो एटीट्यूड आपको क्या करेगा, जीवित रखेगा, और इसी को पर्सनैलिटी कहते हैं। आप कैसे दिखते हो डजंट मैटर, आप कैसे अपने रोल को प्ले कर पाते हो, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और यही आपको करना है कि आपने अपने रोल को 100% देना। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट यू आर गुड एट दैट टाइम। बट जब आप फ्रेंड्स के साथ है ना, मैं पढ़ा रहा था ना उससे पहले, जब आप सारे क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तो मैं भी आपके साथ एंजॉय कर रहा था, क्योंकि मैं तो नहीं मैं तो टीचर हूँ नहीं, क्योंकि उस टाइम पे क्या करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी को फ्लिप करना है। किस वे में करना है, जिस वे में आपके ऑरा, आपका एम्बियंस चाहता है, वरना आप क्या हो जाओगे, स्टेगनेट, स्टिफ। समझ रहे हो? और उसी को तो टॉक्सिसिटी कहते हैं। समझ रहे हो? तो ये चीज़ होनी चाहिए बस। एनीथिंग एल्स? सर आज से मतलब आपको क्या लगता है कि आज से 10 साल बाद फिजियोथेरेपी कहाँ पे होगा? बहुत आगे जाने वाला है। इसका जो फ्यूचर है फिजियोथेरेपी का, आप लोग ही हैं, क्योंकि 10 साल बाद तो आप ही लोग होंगे ना। तो मुझे जो दिख रहा है विज़न बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो वर्कशॉप का ट्रेंड है ना, उसको ट्रेंड ना क्या क्या आप ये कहो कि ये एक एजुकेशनल स्प्लिट है, यानी कि एक बिग बैंग थ्योरी है जो अब पूरे इंडिया में फैल चुका है, और इससे बहुत अच्छे फिजियोथेरेपी स्किल्ड पैदा हो रहे, पैदा मतलब अच्छा सीख रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब लोगों ने जो है उस चीज़ को डिफरेंट चीज़ों को ऑप्ट करना शुरू करा है, क्योंकि हमें लिमिटेड नहीं रहना। ठीक है ना? क्लियर है ना? Anything else? Okay. Thank you so much for joining me. Thanks to Physio Times Physio. मैं बार उल्टा हो जाता, Physio Times बोल देता हूँ. So thanks to ये कट करके ये ऐड कर देना. नहीं सर, Thanks to मतलब Times Physio. हमारी सर मतलब हम खुश हैं कि सर आपने हमको चूज़ किया, और सर ये हम पहला एपिसोड है सर टाइम्स फिजियो का जो आपके साथ शूट हो रहा है, और सर काफ़ी अच्छी ऑडियंस भी है, मतलब सर पहली बार इतना Lovely audience. Thanks. सर आपको क्या लगता है टाइम्स फिजियो कितना आगे जाने वाला है? मैंने बता दीजिए। मैंने ये बता दिया है कि देखो आने वाला जो टाइम है ना, टाइम फिजियो के लिए वो बहुत अच्छा होने वाला है। उसका रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको। आप लोगों ने देखा इन लोगों में 1% भी जो होता है ना, एरोगेंसी, एटीट्यूड, वो काइंड ऑफ मतलब कुछ नहीं है। दे ऑल आर सिंपल। ये देखो ना, छोटा सा बच्चा, मतलब समझ रहे हो, ये बचपना अपने इंसान, आप बाहर से तो हो ना, अंदर तो एक बचपन है ना, उसको जीवित रखो। उसको मार दिया ना, फिर सोचो आपने, क्योंकि यार जिस ज़िंदगी को आप जी रहे हो ना, उस ज़िंदगी में आप देखो ना, जो बचपन था वो सबसे खूबसूरत पल थे, और उसको ज़िंदा रखना है, तो सोचो जीने का मज़ा और है। ये सारी नेगेटिविटी, ये सारा हडल, ये सारे आपके जो रेजिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएंगे। बच्चा बन जाओ, अंदर का जो बच्चा है उसे ज़िंदा रखो, और देखो वो डिसीजन क्या लेता है, बड़े नोटी डिसीजन लेगा, तो बड़ा मज़ा भी आएगा। ठीक है ना? तो ऐसे रहो। तो अगर इंस्ट्रक्टर बनोगे तो कैसे बनोगे? आपके अरे मेरे कैसे, मैं एक गिराऊंगा
क्योंकि मेरे से अच्छे बन सकते हो तुम, क्योंकि तुम्हें हडल को बस ध्यान रखना है कि हडल को कैसे ब्रेक करना है बस। क्योंकि अभी एज है अपनी, आने वाले 10 साल में आपकी एज होगी, आप यंग एंड डायनामिक होंगे, हैंडसम, हंक, डायनामिक पर्सनैलिटी, यही चाहिए आपको, इम्पैक्टफुल। सिर्फ किससे, बातों से नहीं, आपके स्किल से, और सबसे इम्पोर्टेंट साइंस से। साइंस नहीं छोड़नी आपने, ये सबसे इम्पोर्टेंट। सो थैंक्स थैंक यू सो मच for सर, joining me. थैंक यू सर।